हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। सुहानी, कृष्णदेव, स्वाति, उज्जवल, ऋषिराज, प्रिया, शीतल, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। ऑडियो वीडियो सब ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाए क्लास को। आज बारिश हो रही है, हाँ अच्छी वाली बारिश हो रही है, उसीलिए मैं 5 मिनट लेट भी हो गई। दिस वॉज हाईली अवेटेड। सब ठीक है ना? चलो तो फिर स्टार्ट किया जाए। जीरण जीरण हम लोग कल जीरण पढ़ रहे थे, और जो बच्चे हमारे नए हैं ना, अब उनको क्या होगा, अब असली दिक्कत आने वाली है। असली दिक्कत, अरे क्या कर दिया, असली दिक्कत का मतलब है कि अब हम लोग वर्ब के बहुत बीच में आ गए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनको बता देती हूँ। सबसे पहले फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, ताकि वो बेचारे स्ट्रगल ना करें। आज की क्लास ना आपके लिए नहीं है। आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आज का क्लास पिछले 3 क्लासेस से कनेक्टेड है। पिछले 2-3 क्लास अगर आपने नहीं किया ना, तो आज आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो नए स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, तब तक रिकॉर्डेड शुरू कर दो। ठीक है, रिकॉर्डेड में क्या देखना शुरू करो। मैंने आपको रिकॉर्डेड में क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है। ठीक है, आपके रिकॉर्डेड आते आते तक ना, तब तक वर्ब खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। ठीक है, फिर मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया है, और अभी मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी। और वर्ब पढ़ाने में मुझे टाइम लगने वाला है। ठीक है, वर्ब पढ़ाने में यूट्यूब पे भी मैंने बहुत लेंदी वर्ब पढ़ाया। वर्ब पढ़ाने में मुझे कम से कम 15-16 क्लासेस लगता है। ठीक है, 15-16 मतलब 14-15-16 क्लासेस लगता है। आज तो हम वर्ब के 9th क्लास पे। ठीक है, 9th क्लास पे, आज वर्ब का 9th क्लास है। आज तो मैं जीरन खत्म करूंगी। ओके, तो आप सोचो, आपने 8 क्लास पीछे मिस कर दिया है वर्ब का। ठीक है, 8 क्लासेस मिस कर दिया, तो आपको थोड़ा 9th वाला समझने में दिक्कत होगी। ओके, वर्ब इसलिए लेंदी चैप्टर है ना, वर्ब अकेला 5 चैप्टर के बराबर है, इसीलिए वर्ब पढ़ाने में टाइम लगता है। और वर्ब से भर भर के एरर्स आएगा, इसलिए वर्ब को डिटेल में पढ़ाना है। और वर्ब नहीं पढ़ोगे तो आपको टेंस भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए वर्ब को अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप लोग क्या करो ना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नए वाले, आप लोग क्या करो कि लाइव क्लास में मत आओ। ठीक है, लाइव क्लास में मत आओ। आप क्या करो कि यहाँ से देखना शुरू कर दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब देखना शुरू करो। ओके, और कोशिश करो कि इसको जल्दी से खत्म कर लेना है। हाँ बता रही हूँ, जैसे कंजंक्शन तो जल्दी से नहीं खत्म करना, आप टारगेट रखो ना। न्यू स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, आज की लाइव क्लास मत करो आप। लाइव क्लास में आपको ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप क्या करो कि इसको 2 दिन में खत्म कर लो। ठीक है, और इसको खत्म करने के लिए आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। इसके लिए आप 4 दिन ले लो। 4 दिन ले लो, तो आने वाले 6 डेज में, ठीक है, आने वाले 6 डेज में आपका 4+2 आपका पूरा ये दोनों खत्म हो जाएगा। जब तक आप ये खत्म करोगे ना, ओके, जब तक आप ये खत्म करोगे, तब तक मैं क्या खत्म कर दूंगी, वर्ब। तब तक मेरा इधर वर्ब, आप रिकॉर्डेड में ये 6 दिन लेके ये खत्म करोगे, तब तक मैं यहाँ पे वर्ब खत्म कर दूंगी। ओके, उसके बाद क्या करना, कि फिर मैं इसमें नया चैप्टर शुरू करूँ। ठीक है, इसमें नया चैप्टर शुरू करूंगी, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ नए वाले स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो ना, नया चैप्टर शुरू करूंगी तो क्या करना कि इस वर्ब का, फिर तो ये दोनों खत्म करने के बाद आप वर्ब पे आओगे ना। अगर आप वर्ब का शुरू का 3-4 क्लास भी देख लोगे ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर 10 शुरू करूंगी, तो टेंस पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि पूरे 15 दिन का वर्ब का क्लासेस करोगे तभी टेंस समझ में आएगा। अगर आप शुरू का वर्ब का 2-3-4 क्लासेस भी करके रखोगे ना, आपको टेंस समझ में आ जाएगा। ओके, आपको टेंस समझ में आ जाएगा। तो आप इसको पहले नए स्टूडेंट्स खत्म करो, और इसको खत्म करने के बाद ना धीरे धीरे फिर अपना वर्ब करते रहिए, क्योंकि वर्ब आपको रिकॉर्डेड खत्म करने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको भी रिकॉर्डेड में करते रहिएगा। ठीक है, और इसको करते रहिएगा, तब तक मैं इधर 10 शुरू कर दूंगी। तो अगर ये आपका नहीं भी खत्म हुआ रहेगा ना, लेकिन आप 10th की क्लास में लाइव आना शुरू कर देना। इसको रिकॉर्डेड करना, ध्यान से सुनो, इसको रिकॉर्डेड करना,
और टेंस की क्लास में लाइव आना शुरू हो जाना। आपको टेंस पूरा समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आपका वर्ब का शुरू का 2-3-4 क्लासेस आपने कंप्लीट कर लिया है ना, आपको टेंस समझ में आ जाएगा। ओके, तो नए स्टूडेंट्स के लिए बता दिया, क्योंकि आज आपको जीरेंड वगैरह समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि जीरेंड क्या होता है क्या नहीं कल हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। ओके, तो आप अपना अभी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ ना, आप जाके रिकॉर्डेड देखना शुरू कर दो ये सब। ओके, और वर्ब का आराम से धीरे धीरे करना, 2-3 क्लास कर भी लोगे, फिर टेंस शुरू करूंगी तो लाइव आ जाना। ओके, आगे करें, मैं बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस बैच में कब से आना है, ठीक है। और होपफुली ये तो आपका ग्रामर का बैच है, अभी प्रैक्टिस बैच में नहीं आना है। प्रैक्टिस बैच में अभी कैसे आ जाओगे। और इधर क्या करना, थोड़ा सा और टाइम मतलब निकाल लेना। समुद्र मंथन का बैच जो आपको रिकॉर्डेड मिला है, ठीक है, समुद्र मंथन का बैच जो आपको रिकॉर्डेड मिला है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ मैं टेंस एक्टिव पैसिव कर लूंगी ना, मैंने कंजंक्शन पढ़ा दिया, मैं वर्ब पढ़ा दूंगी, मैं आपको टेंस पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको टेंस पढ़ाने के बाद ना नरेशन, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब तक पढ़ा दूंगी, ठीक है। इतना दूर तक मैं पढ़ा देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब इतना दूर तक। और आप समुद्र मंथन के बैच से वोकैब को आगे बढ़ाइए, और इसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस सेट में आ जाए, प्रैक्टिस बैच में आ जाना। वैसे प्रैक्टिस बैच में अभी भी आ सकते हो, क्लोज टेस्ट वाला बैच में अभी भी आ सकते हो। ओके, तो हो गया ना क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना, मतलब अब बीच में मत पूछिएगा। और ईडीएम्स के लिए मैंने आपको सब प्रोवाइड कर दिया। अब समुद्र मंथन के बैच पे जाना, 2000 ईडीएम्स है, उससे ज्यादा आपको नहीं रटना है, सिर्फ 2000 रटना है जितना मैंने दिया है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो सब आप अपना रटना शुरू कर दो। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। बता ही दिया, कल हम लोग जीरेंड पढ़ रहे थे ना। ओके, येस्टरडे वी वर डूइंग जीरेंड। ओके, आपको जीरेंड बता रही थी और ऐसा कुछ बता रही थी। आज जीरेंड खत्म कर लेते हैं। हाँ, सुहानी का 28 क्लासेस समुद्र मंथन का हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें 50+ क्लासेस है कुछ, तो आप तो बहुत करीब हो। वो आपको वो आपको डिसाइड करना है ना कैसे कैसे मैनेज करें। मैनेज तो करना ही होगा ना, क्या करोगे, उसी में मैथ्स पढ़ना है, उसी में रीजनिंग पढ़ना है, मैनेज तो करना ही होगा। कल मैं आपको पढ़ा रही थी कि विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मीनिंग लिखवा दिया था। विद अ व्यू टू का मतलब है के उद्देश्य से, और एक करवाया था लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू इसका मतलब भी होता है आशा करना, होप करना, और लुकिंग फॉरवर्ड विद अ व्यू टू का मतलब है के पर्पस से। और ये दोनों अपने साथ क्या लेता है, ये दोनों अपने साथ जीरण लेता है। क्यों जीरण लेता है, क्योंकि ये सब फ्रेजेस है, इसमें टू लगा हुआ है, फ्रेज है। कैसा वाला फ्रेज है, अब आपको पता चल गया ना फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये फ्रेज है। और कैसा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन आता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा के जीरण बना दो, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। कल समुद्र मंथन खत्म कर लिया तो आपने मतलब बहुत बड़ा काम किया अपने लाइफ का। समुद्र मंथन खत्म कर लिया, 40 क्लास। पढ़ने वाले बच्चों को एक बार बता दो ना, वो बार बार नहीं पूछते, वो अपना पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने समुद्र मंथन वाला खत्म कर लिया, हाँ ध्यान से सुनना, अगर समुद्र मंथन बैच खत्म कर लिया है, या समुद्र मंथन का 30 क्लासेस भी कर लिया है, 50% क्लासेस भी कर लिया है, ठीक है, लेकिन करने के बाद भी बार बार रिविजन चाहिए ना, ठीक है, ताकि आप भूल मत जाओ। तो जो बच्चे ने ये कर रखा है ना, वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको रिविजन चाहिए, ठीक है, कि मैम कोई ऐसा टेस्ट ले लेना। वैसे मैंने समुद्र मंथन के बैच में टेस्ट लिया है, लेकिन आपको चाहिए ना कि और टेस्ट ले मैम, हमें और टेस्ट चाहिए। तो आज आप क्या करना, और टीचर मैं ही हूँ आपकी, चाहे फ्री पढ़ो चाहे पेड पढ़ो। पेड वाले बच्चों को भी फ्री में आ सकते हो, पेड वाले बच्चे भी यूट्यूब फ्री में आएंगे। क्या होगा ना, पेड वाले बच्चे यूट्यूब पे फ्री में तब आएंगे ना जब मैं यूट्यूब पे कुछ प्रैक्टिस करवा रही होंगी। कुछ पढ़ने के लिए मत आना, पढ़ने का काम तो यहाँ पे करवा दिया। तो आज मैं आपका एक मैराथन शेड्यूल की हूँ, ठीक है, एक मैराथन शेड्यूल है, 1.5 घंटे का हो जाएगा, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आप आ सकते हो यूट्यूब पे 11:30 बजे आ सकते हो।
इससे क्या होगा कि आपकी एक तरह से प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद किसी को याद नहीं होता है। मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरा 50% क्वेश्चन तो बनेगा ना, और इसी 50% में मेरा रिविजन हो जाएगा। तो आ सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अब चलो, विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू, 11:30 बजे से मैराथन डाला है प्रीवियस पेपर का। ये अपने साथ जीरण लेता है और बता भी दिया क्यों लेता है। ओके, अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, आई कम हियर टू टीच, आई कम हियर टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ। तो ये वाला सेंटेंस सही है। देखो, फर्स्ट और सेकंड का ट्रांसलेशन सेम है। आई कम हियर टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ। आई कम हियर विद अ व्यू टू टीचिंग, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। नो डाउट बोथ द सेंटेंसेस लिटरली दे मीन द सेम थिंग। दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई कम हियर टू टीच ये तो सही है, बट आई कम हियर इसमें विद अ व्यू टू लगा दिया, विद अ व्यू टू। अब आपके दिमाग में आएगा ना, मैम यहाँ तो आपने टू के साथ, यहाँ तो आपने टू के साथ V1 लगाया, बट यहाँ आप टू के साथ V1 नहीं लगा रहे हो, यहाँ सिर्फ यहाँ ING लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये टू तो अलग से था, 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है, बट ये टू अलग से नहीं है, ये टू विद अ व्यू टू का ही हिस्सा है। ठीक है, ये जो टू है ना, अलग से नहीं है इसकी तरह, ये विद अ व्यू टू फ्रेज का ही हिस्सा है। ठीक है, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और जो कि अपने साथ नाउन लेगा। कि तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम टू के साथ ING कहाँ से आ जाएगा। टू के साथ ING आता है, ठीक है, टू के साथ ING आता है। अब बोलोगे ना मैम टू के साथ तो V1 आता है, आपने यहाँ पे टू के साथ V1 लगाया, यहाँ ING लगा दिया, बिकॉज ये टू अलग से नहीं था, विद अ व्यू टू का ही हिस्सा था। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब मॉडल वर्ब पढ़ाया था, ही इज यूज्ड टू टीच नहीं होगा, ही इज यूज्ड टू टीचिंग। लेकिन अब देखो, ये जो टू है ना, ये जो टू है ये अलग सा नहीं है इसकी तरह। ये जो यूज टू है, जैसे ये विद व्यू टू का हिस्सा वाला टू था ना, ये भी टू यूज टू का हिस्सा है। और ये यूज टू क्या बताया था? यूज टू एडजेक्टिव बताया था। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए जीरण लगा दो, जीरण। तो यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव था, बट यहाँ विद अ व्यू टू एडजेक्टिव तो नहीं है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है और एडजेक्टिव भी नाउन की ही विशेषता बताता है। ठीक है, सैटरडे संडे समुद्र मंथन का रिवीजन करना है, वेरी गुड। समुद्र मंथन की वोकैब की क्लास कहाँ से करें? भाई मोनालिसा, आपको तो 3 बैच मिला है, आपको 3 बैच मिला है ना। आपको ये 1999 का बैच लिया है आपने, आपको ग्रामर मिला है, आपको वोकैब का समुद्र मंथन मिला है, और आपको प्रैक्टिस बैच भी 1 बजे मिला है। ये वाला लाइव होता है और ये वाला रिकॉर्डेड। ओके, तो ये सुधरेगा ना तभी ये करवा। कोई भी दिक्कत हो टीम से बात करिए। कैसे देखें? आंख से देखना है, वीडियो ऑन करके पहली क्लास से आंख खोल लेना है, पहला क्लास ऑन कर देना, पहला क्लास से देखना शुरू करना। कोई भी दिक्कत हो मेरी टीम से बात कर लो, रिकॉर्डेड बैच। आई होप टू मीट यू, मैं आपसे मिलने की आशा कर रही हूँ। तो यहाँ टू के साथ V1 है, बट ये देखो, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप बोलोगे मैम यहाँ टू के साथ V1 डाला, तो यहाँ भी आप डालिए V1। नहीं, क्योंकि ये लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है। ये जो टू है अलग से नहीं है, ये इसी का फ्रेज है, जिसका मतलब है आशा करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब भी होप करना। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ING लगता है। ये मत सोचना कि टू के साथ तो कभी ING सुना नहीं है, टू के साथ तो V1 सुना है, ING भी होता है, फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, अब बोलोगे कि मैम यहां भी तो आपने लुकिंग फॉरवर्ड लगाया, यहां भी आपने लुकिंग फॉरवर्ड लगाया, और यहां आपने लुकिंग फॉरवर्ड के साथ ING लगाया। मैंने ING क्यों लगाया? इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगाया। ठीक है, लेकिन यहां मैंने ING इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, ये असली वाला नाउन है। असली वाला नाउन को ING बनाने की थोड़ी जरूरत है। जब वर्ब रहे ना, उसमें ING लगा के हम नाउन बनाते हैं, बट यहाँ तो पहले से ही असली वाला नाउन है, तो फिर ING मत लगाना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्टिंग और ऐसा कुछ नहीं, यहाँ असली वाला नाउन, इसमें ING मत लगाना।
जब वर्ब रहे उसमें आईएनजी लगा के नाउन बनो। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। हम आशा कर रहे हैं कि हमें न्यूज मिले जो फिशरमैन मिस हो गया उसके बारे में न्यूज मिले। तो यहाँ पे देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, और लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है ना, और यहाँ तो हियर वर्ब है। अब इसको हमें नाउन बनाना है, नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, लेकिन पहले से अगर नाउन असली वाला लगा है उसको आईएनजी मत लगाना। विद अ व्यू टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स द रोड वॉज ब्लॉक। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के उद्देश्य से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। देखो विद अ व्यू टू, ये भी अपने साथ आईएनजी लेता है क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज। मुझे आपसे पढ़ते देखकर मेरे लाइब्रेरी से 5 लोगों ने बैच ले लिया है, कंपटीशन बढ़ा दिया। अरे ये सब मन में नहीं लाना, ये सब कंपटीशन। आप तो 5 लोग को लाइब्रेरी में सामने देख रहे हो ना, तो लग रहा है 5 लोगों का कंपटीशन बढ़ गया। अब किस किस कोने में बच्चे कहाँ कहाँ से बैच लेके बैठे हैं, उसी में आपको, उसी कंपटीशन में आपको अपने आप को प्रूव करना है। और YouTube पे बच्चे बैठे हैं, 2 मिलियन में से कितने सीरियस बच्चे होंगे? पूरा 2 मिलियन तो सीरियस होता नहीं है। तो ये वाला एकदम रट लेना, ये एग्जाम का फेवरेट होता है। ये मत सोचना कि टू के साथ आईएनजी कहाँ से आ जाएगा। अरे वो टू अलग से नहीं है, वो इस फ्रेज का ही हिस्सा है, और ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ नाउन आता है। अब मैं और भी बताऊंगी जो जो जीरन लेता है, लेकिन ये एग्जाम का फेवरेट है, ये हर एग्जाम में आता है। मैंने आज ही दीपिका बैच परचेस किया है, तो अब वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है, जिन बच्चों ने कल बैच खरीदा है या आज बैच को परचेस किया है, आप एक बार वीडियो के शुरू में देख लेना मैंने क्या बोला है। लिख लिया है सबने? ओके, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था ना, और सिर्फ इंग्लिश पढ़ के थोड़ी एग्जाम निकलता है। इंग्लिश के टीचर ने बैच निकलवा दिया, मैथ्स के टीचर ने निकलवा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आपका सबका रोल है, मैथ्स है, इंग्लिश है, मेंस में कंप्यूटर है, रीजनिंग है, जीएस है, सब सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। लिख लिया है ना? चलो अब हटाती हूँ उसको। ये तो जीरन लेता है। अब ये भी थर्ड पॉइंट लिखिए, यहाँ से मत लिखिए। क्या कर दे रही हूँ मैं यार। जीरन, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यूजेस ऑफ जीरन। आज हम लोग जीरन खत्म करेंगे, कल इन्फिनिटिव शुरू करेंगे। यूजेस ऑफ जीरन कर रहे हैं अभी हम लोग। और जीरन का मैंने पहला यूज बता दिया था कल आपको। जितने भी प्रोहिबिशन, जब भी निषेध या वार्निंग दिया गया, उसके लिए हम जीरन का यूज करते हैं। नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस। फिर मैंने आपको सेकेंड में क्या बताया, विथ अ व्यू टू, आज विथ अ व्यू टू लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये अपने साथ जीरन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, और जीरन ही तो नाउन। ये बता दिया। अब थर्ड पॉइंट, जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया ना, इसमें वहां पे आपने जितना भी वेरी लिखा है ना, इसमें एक वेरी और ऐड कर लेना। ये भी उतना ही, जीरन से ये दो जगह से एरर्स बहुत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हाँ, नाउन्स एंड प्रोनाउंस लिख लो। कमिंग बिफोर जीरेंट्स, पहले आप लिखो, आर इन पोजेसिव केस। बताऊंगी, पहले आप इसको लिख लो। अगर जीरेंट के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, ठीक है, वो हमेशा पोजेसिव केस में रहेगा। सब बताऊंगी।
कि पोजेसिव केस क्या क्या मतलब, इस पोजेसिव केस का मतलब क्या है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आया है। प्रीवियस पेपर बनाओगे तो ये सब मिलेगा आपको। ओके, नाउन या हाँ, अगर अगर जीरेन के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया ना तो उसका केस पोजेसिव होना चाहिए। ये आप लिख लो पहले, ठीक है। ये आप ये वाला लाइन लिखो, उसके बाद मैं तुमको समझाती हूँ कि पोजेसिव केस क्या होता है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन का ना बहुत सारा केस होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है का के की वाला। पोजेशन बताना मतलब ओनरशिप बताना। पहले तो आपको बताना होगा कि पोजेसिव केस होता क्या है। ओके, पोजेसिव केस का मतलब है किसी का मालिकाना अधिकार, ओनरशिप बताना। जैसे माई बुक, माइन बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक। जो भी प्रोनाउन या नाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। जैसे जैसे लिखो, मैंने लिखा ही टोल्ड मी, ही ने मेरे से कहा, इस सेंटेंस। और फिर मैंने लिखा आई टोल्ड हिम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसका वर्ब टोल्ड है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगेन आई ने सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और लिखना नहीं, इसको ऑब्जेक्ट है। तो ही वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ही सब्जेक्टिव केस है। ओके, और ये जो मी है वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव है। किसका, आई का। जैसे आई देख लो, आई भी तो वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो आई भी सब्जेक्टिव केस है। अब आई का ही ऑब्जेक्ट मी बना है और उसी तरह ही का ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हिम बना है। तो वही चीज मैं बताना चाह रही थी कि ये जो आई, ही, शी, ये सब क्या है, या मैंने यू लगा दे रही, यू, दे, ठीक है, वी, ये सब वाक्य का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सब वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और जैसे यू का ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होता है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है। देखो, आई टोल्ड यू और फिर मैंने लिखा यू टोल्ड मी। अब देख रहे हो, यहाँ का यू ऑब्जेक्ट है और यहाँ का यू सब्जेक्ट है, तो यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, बट आई का मी होता है, ही का हिम हो जाता है। उसी तरह दे मतलब वे और देम मतलब उन्हें, वी मतलब हम और वी का बनता है अस, हमें। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम लोग हम लोग डिटेल इसको पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि अगर मैंने लिख दिया ना कि जीरेंड के पहले पोजेसिव आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव होता क्या है, ठीक है। पोजेसिव केस में जैसे ही का क्या हो गया, हिज हो गया, आई का क्या हो गया, माई हो गया, हिज, ठीक है, माई, यू का योर हो गया, ठीक है, दे का देर हो गया, वी का आवर हो गया। यहां से हम पोजेशन बताते हैं, हिज बुक, उसकी किताब, मेरी किताब, आपकी किताब, उनकी किताब, हमारी किताब। तो ये जो है, ये सब जो पोजेसिव केस है। पोजेसिव मतलब क्या बताना, अधिकार बताना। जब भी का के की का सेंस आए ना, उसकी किताब, उनकी किताब, हमारी किताब, तो इसको हम पोजेसिव केस बोलते हैं, ठीक है। ये सब पोजेसिव और मैं डिटेल में आपको बताऊंगी जब मैं, अभी इतना पढ़ना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूंगी ना कि पोजेसिव माइन भी होता है और माई भी होता है, पोजेसिव योर भी होता है, योर्स भी होता है, देर भी होता है, देर्स भी पोजेसिव है, आवर भी होता है, ये आवर्स भी होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये सारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है,
ठीक है, प्रोनाउन होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ेंगे। बस अभी याद रखो कि पोजेसिव केस क्या होता है, ठीक है। ये सब दोनों पोजेसिव है, एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन। तो पहले बताओ पोजेसिव क्लियर तो हो रहा है ना, पोजेसिव से का, के, की, किसी का, जैसे उसकी किताब, हमारी किताब, हमारा कंट्री, उनका कंट्री, उसका कंट्री, तो ये पोजेसिव बताता। और जीरेंड के पहले, जीरेंड और पोजेशन, आप बोलोगे कि मैम जीरेंड के पहले पोजेसिव केस क्यों लगाते हैं? क्योंकि पोजेशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का बताया जाता है। ओके, पोजेशन बताने के लिए ना, मालिकाना अधिकार, ओके, पोजेशन या तो किसी नाउन का बताते हैं या तो प्रोनाउन का बताते हैं। इसीलिए इसीलिए जीरेंड के पहले, जीरेंड भी तो नाउन होता है ना, और जीरेंड के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया उसको हम पोजेसिव रखेंगे, क्योंकि पोजेशन नाउन का ही बताया जाता है या प्रोनाउन का ही। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कि वो वाला तो आपने लिख लिया। अब यहाँ से मैं एग्जांपल दे रही। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ, प्रॉब्लम आपका क्या होगा कि ये जो स्टेइंग है आईएनजी है, इसीलिए कल मैंने आपको बता दिया था। कैसे पता चलेगा मैम कि कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कहाँ का आईएनजी, कल हमने इसीलिए डिटेल में डिस्कस किया है, और कहाँ का आईएनजी जीरेंड है। और मैंने बताया है कि जीरेंड का काम करेगा तो आईएनजी नाउन है, और पार्टिसिपल का काम करेगा तो आईएनजी एडजेक्टिव है। और एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था, जहां भी ना का सेंस आए, सोना, खाना, पीना, तो वो जीरेंड है। और जहां भी उसका सेंस आए, हुए का सेंस आए, इसका मतलब है पार्टिसिपल है। देखो आपको ना दिक्कत ना हो, रुको अभी लिखना नहीं, कुछ भी अभी लिखना नहीं, आपको दिक्कत ना हो, मैं दोनों को कंपेयर कर देती हूँ। आपने आपने ऐसा लिखा, आपने आपने ऐसा कुछ लिखा है ना, नाउन्स, वहीं पे लिखिए। मैंने ऊपर वाला तो आपने लिखा है, मैंने ये लिखवाया नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन कमिंग बिफोर जीरेंड, ये तो आपने लिखा है। जीरेंड के पहले नाउन एंड प्रोनाउन इज इन पोजेसिव केस। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और नीचे एक और लाइन लिख लीजिए, क्योंकि आईएनजी कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। नाउन एंड प्रोनाउन कमिंग बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जीरेंड भी तो आईएनजी होता है, बट ये आईएनजी में नाउन का काम करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है, लेकिन ये काम करता है एडजेक्टिव का। तो आपको देखना है कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो नाउन एंड प्रोनाउन कमिंग बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इन ऑब्जेक्टिव केस, लिख लो उसको। अगर अगर जीरेंड के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो उसको रख देना पोजेसिव। अगर पार्टिसिपल के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो उसको रख देना ऑब्जेक्टिव। अब हम सीखेंगे, जो कि कल भी मैंने आपको बताया, कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, कहाँ का आईएनजी पार्टिसिपल। पहले आपको इसको लिख दो, इसको लिखो, फिर एग्जांपल्स दे। लिखो पहले।
तीनों सेंटेंस को लिखो पहले। नाउन्स एंड प्रोनाउंस करती ना, अभी मैंने एस नहीं डाला, यहाँ पे एस एस डाल देती ना, तब आर लगाती, स्लैश डाला है। इसको सुधार लो। आई डोंट माइंड वर्ड छोड़ दिया था मैंने, माइंड वर्ड लिखना भूल गई थी, आप इसको लिखो। पहले मुझे पेन्स डाउन करो, पहले मुझे बताओ कि क्या लग रहा है, ये स्टेइंग क्या है, इसका हिंदी क्या है? आई डोंट माइंड, मुझे उसके देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं है। ओके, बाहर रहने से मुझे कोई एतराज नहीं है, तो मुझे बताओ कि यहाँ का स्टेइंग क्या है, जीरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो आईएनजी होता है और जीरेंड भी तो आईएनजी होता है क्या? शीतल बोल रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने देखो थोड़ा हिंदी करो, आई डोंट माइंड, देखो हिंदी, आई डोंट माइंड, मुझे उसके देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं है। मुझे क्या से एतराज नहीं है, क्या का जवाब आ रहा है, और ना का सेंस जा रहा है ना, ना उसका देर बाहर रहना मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ना का सेंस आ रहा है, ना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब ये जीरेंड है, जीरेंड। और जीरेंड के साथ हमेशा पोजेसिव केस लगाओ, पोजेसिव, ये तो ऑब्जेक्टिव केस, ये पोजेसिव। दूसरा, माई फादर अप्रिशिएट्स मी या माई वर्किंग हार्ड, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, माई फादर अप्रिशिएट्स मी, अगर यहां तक रहता तो ये करेक्ट होता। मेरे फादर मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे फादर मेरी प्रशंसा करते हैं, बट ये मेरे फादर यहाँ पे मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मेरे फादर को मेरा कड़ी मेहनत करना पसंद है, मेरा कड़ी मेहनत करना उन्हें पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं कर रहे हैं, मेरी कड़ी मेहनत को कर रहे हैं। तो मेरे फादर को मेरी कड़ी मेहनत करना पसंद है, ना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस, ये तो ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखो, मैंने उसको रोड क्रॉस, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, हुए का सेंस आ रहा है, पार्टिसिपल है। तो ठीक है, मैंने क्रॉसिंग को नहीं देखा, ठीक है, मैंने क्रॉसिंग को नहीं देखा, मैंने उसको देखा क्या करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए। हिम की विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने क्रॉसिंग को नहीं देखा, मैंने उसको देखा ना, और यहाँ फादर मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मेरी मेहनत को, माई वर्किंग को कर रहे हैं। यहाँ भी मुझे हिम से कोई एतराज की बात नहीं हो रही है, हिम के बाहर रहने से। ठीक है, और भी एग्जांपल दे रही, जब आपको पता चल जाएगा ना कि जीरेंड है या पार्टिसिपल है, तो आप पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव उसी अकॉर्डिंग लगा दें। ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल आता है, तो वो आपको थोड़ी देखना है कि मैम ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल आता है, आपको देखना है कि पार्टिसिपल के पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है या सब्जेक्ट लगाना है।
ठीक है, पार्टिसिपल के बाद हमें क्या लगाना, और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल तो दे ही दिया, ये दे दिया मैंने। अब देखो, मेरा न्यू कमर होना, ओके, मेरा एक अजनबी न्यू कमर होना तुम्हारी गलती को माफ नहीं कर सकता। तो यहाँ देखो, ये ड्यू टू क्या है, क्या है ड्यू टू? ड्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन। ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और ये नाउन ही तो जीरेंड है। ठीक है, अब तो यहाँ तो एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, पता चल गया प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और नाउन ही तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस होगा, बट मी तो ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव लगा दो, माई। माई अंत में तो स्टूडेंट्स ना लास्ट में बोलते हैं कि मैम हिंदी वाला ही ज्यादा अच्छा है। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग, अभी तो मैंने ये लगा दिया था ना, आई डोंट माइंड हिज स्टेइंग, तो ये तो चलो पोजेसिव केस है। अगर मैं कोई नाउन लगा दूं, कोई मैं नाउन लगा दूं, आई डोंट माइंड रोहन, मुझे रोहन के देर बाहर रहने से एतराज नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्या से एतराज नहीं है? स्टेइंग से। क्या का जवाब आ रहा है? नाउन है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव लगाना है, तो इसका तो आपने पोजेसिव लगा दिया। अब बोलोगे कि मैम नाउन का पोजेसिव कैसे लगाते हैं? ठीक है, जैसे राम का पोजेसिव लगाना है, कोई भी नाउन का पोजेसिव है ना, हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं, तो रोहन्स होगा, मुझे रोहन के देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं। ठीक है, नाउन का पोजेसिव बनाओगे ना, प्रोनाउन का तो बन जाता है हिज लगा के, हर लगा के। यस, ही इज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ हाँ, जीरेंड पहले भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है। ही इज कमिंग लेट, अनॉयड द टीचर, उसका लेट आना टीचर को अनॉय। जीरेंड हम शुरू में भी लगा सकते हैं, बिना पोजेसिव के भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीरेंड को शुरू में क्यों नहीं लग जाएगा? स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ जीरेंड में लग गया। और हिज कमिंग लेट, उसका लेट आना हर दिन, हिज कमिंग लेट एवरी डे इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, हर दिन उसका लेट आना बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जीरेंड बीच में लास्ट में ऑब्जेक्शनेबल तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि आपको बस देख लेना है कि कहाँ पे जीरेंड है और कहाँ पे पार्टिसिपल है। वो तो थोड़ा सा कल आपको ट्रिक बता ही दिया था, जीरेंड है पोजेसिव लगाना, पार्टिसिपल है ऑब्जेक्टिव लगा देना। अपोस्ट्रोफी का स्पेलिंग सही लिखना है, अपोस्ट्रोफी का स्पेलिंग ये थोड़ी होता है TROPHY, गलत है। अपोस्ट्रोफी का स्पेलिंग होता है APOSTROPHE, वाई नहीं होता, PHE होता है। जैसे एक एग्जाम में ये भी आता, कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी का मतलब है आपदा, कैटास्ट्रोफी में ना PHY लगा के दे देंगे, गलत है। कैटास्ट्रोफी में TROPHE होता है, जैसे अपोस्ट्रोफी में होता है। उसका लेट आना, हिज कमिंग लेट, उसका लेट आना टीचर को परेशान करता। नाना का सेंस आ रहा है जीरेंड, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। अरे ये तो इजी है, ये देखो इज लगा, इज वर्ब है, और क्या चीज ऑब्जेक्शनेबल है? उसका लेट आना, तो सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना। ठीक है, तो ये वर्ब को सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, मतलब जीरेंड है, जीरेंड। ठीक है, माई फादर अप्रिशिएट्स, मेरे फादर मेरे कड़ी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब मैंने तीन इंपॉर्टेंट बता दिया। अब आपको कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे। देखो, एक दो चीज याद रखो, एक तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद जीरेंड आता है। ठीक है, अब ये बात सोच लेना कि हर प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा ना, वर्ब रहेगा तब उसको जीरेंड बनाना। जैसे लिखा मैंने, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो प्रेपोजिशन है, और आपने बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन आता है, जीरेंड आता है। अरे यहाँ जीरेंड की जरूरत नहीं है। जीरेंड की जरूरत किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ असली वाला नाउन आ रहा है।
असली वाला नाउन, इसका ये मत समझ लेना कि हर प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा ही। प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आना जरूरी है, बट असली वाला नाउन और असली वाला प्रोनाउन रहे तो कोई नाउन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वर्ब है तो उसको आप आईएनजी बनाओ। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब बोलोगे मैम यहाँ आपने आईएनजी लगाया, क्योंकि स्विम वर्ब होता है ना, उसमें मैंने आईएनजी लगा के नाउन बनाया, बट यहाँ आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, और प्रेपोजिशन के बाद भी जीरेंड आता है, और एडजेक्टिव के बाद भी जीरेंड आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन भी तो नाउन के साथ यूज होता है और एडजेक्टिव भी तो नाउन की विशेषता बताता है। शी का पोजेसिव बिहेवियर होता। अब आप कुछ याद, अब इसको तो रटना होगा, ठीक है, लेकिन हाँ बुक्स में ना आपको बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन आपको बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। बता रही हूँ मैं, मैंने आपको बहुत थोड़ा सा दिया है। ओके, यही एग्जाम में आता है। ये मैंने क्या किया था ना, पूरा प्रीवियस पेपर 15 साल का निकाल लिया था। 15 साल का पूरा प्रीवियस पेपर निकाल लिया था और देखा था कौन कौन से फ्रेजेस के साथ जीरेंड आता है। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लेना। ओके, जीरेंड सिंगुलर होता है। अब देखो, ये जो एब्सटेन वर्ड है ना, एब्सटेन का मतलब है किसी चीज से दूरी बनाना। ही एब्सटेन्स फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखना। एब्सटेन का मतलब है अपने आप को दूर रखना किसी चीज से, ठीक है, अवॉइड करना, उसको बोल सकते हो अवॉइड करना, ठीक है। और रिफ्रेन का मतलब भी है दूरी बनाना, डिटेस्ट का मतलब भी है दूरी बनाना। तीनों का मतलब होता है अवॉइड करना, अपने आप को किसी से दूर रखना। और तीनों वर्ड अपने साथ फ्रॉम लेता है, तीनों वर्ड प्रेपोजिशन लेता। और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया तो उस वर्ब में आईएनजी डालोगे ना। अगर असली नाउन है तो आईएनजी मत डालना। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया तो ये तीनों अपने साथ, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, और ये तीनों अपने साथ क्या लेता है, जीरेंड लेता है, ठीक है, जीरेंड लेता है। ये चीज याद रखना। मैंने देखो बुक में क्या करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक उठा के दे देंगे, और मैं समझ सकती, मैं अपने आप को स्टूडेंट्स की जगह पे रखूँ ना, रे उनको इतना सारा चीज पढ़ना है। ओके, इतना सारा चीज पढ़ना है, कहाँ से वो इतना चीज याद रखेंगे। बट आई एश्योर यू कि इतना पढ़ लो काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, और जो वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है उसके साथ आईएनजी लगा लेना। अब देखो, इंसिस्ट, इंसिस्ट करने का मतलब है किसी चीज पे जोर डालना, एम्फसाइज करना, ठीक है। परसिस्ट करने और इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, प्रेपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब है कि आईएनजी आएगा। परसिस्ट करना मतलब किसी चीज में लगे रहना, कंटिन्यू करना, इसके साथ इन आता है। तो जो भी वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है ना, उसके बाद आईएनजी आएगा। ओके, अब देखो, प्रिवेंट, प्रिवेंट का के साथ फ्रॉम आता है। प्रिवेंट जैसे स्टॉप फ्रॉम होता है ना, रिफ्रेन फ्रॉम, उसी तरह प्रिवेंट भी अपने आप को किसी से बचाना, स्टॉप करना भी अपने आप को किसी से रोकना। प्रोहिबिट के साथ भी फ्रॉम आता है, अपने आप को कहीं से रोकना। डिबार का मतलब भी होता है रोकना, स्टॉप। और ये सारे वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है, और जहाँ बिना प्रेपोजिशन का ये यूज नहीं होगा, और जहां भी ये रहेगा जीरेंड लेगा। कीन, कीन मतलब होता है ईगर होना, ईगर, ईगर। आज मैं 1 बजे के बैच में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाने वाली हूँ मेंस का, तो आप देखोगे ये वाला वर्ड मिलेगा, कीन। कीन का मतलब है ईगर होना, इच्छुक होना। तो कीन वर्ड भी अपने साथ ऑन लेता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको वेरिएशंस बताऊंगी। बेंट ऑन, वैसे बेंट का मतलब तो झुकना होता है, बट ये भी एग्जाम का फेवरेट है, इसको रट लो, ये एग्जाम में आता है। ओके, इंसिस्ट वर्ड भी आता है, रेफ्रेन और एब्सटेन दोनों आता है, मतलब वैसे तो सब इंपॉर्टेंट। बेंट ऑन का मतलब है एकदम किसी चीज में अड़ जाना, एकदम जिद पकड़ लेना, डिटरमिन्ड हो जाना। अकेला बेंट का मतलब होता है झुकना। सक्सीड के साथ इन लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी, लकी हो ना, तो फॉर्चुनेट के साथ इन लगता है। फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। सिक ऑफ का मतलब होता है एकदम परेशान हो जाना। अकेला सिक का मतलब होता है बीमार होना, बट सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ लाइफ, बोलते हैं ना मैं तो लाइफ से थक गया हूँ। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने जीरेंड क्यों नहीं लगाया, आई एम सिक ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ असली वाला नाउन है ना, असली वाले नाउन को आईएनजी नहीं लगाना। उसी तरह टायर्ड ऑफ, केपेबल ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, ये सब उतारो, सारा कॉपी करो, और सारा वर्ड अपने साथ जीरेंड लेता है। और आपके दिमाग में अब तक पता चल गया होगा क्यों जीरेंड लेता है,
क्यों लेता है? क्योंकि सबके साथ प्रेपोजिशन आना जरूरी है। इसमें से एक ये आता है कि ये भी मतलब बार बार आता है, वैसे सब इंपॉर्टेंट है। ये आता है, एक ये आता है, एक इधर फॉन्ड ऑफ ऑल आता है, मतलब ये ज्यादा आता है, वैसे सब इंपॉर्टेंट है। बेंट ऑन का मतलब एक एरर डिटेक्शन में देखा ही था। आपको जो भी यहाँ नोट्स मिल रहा है ना, एकदम क्रिस्प नोट्स मिल रहा है, जो वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स में आता है, और पढ़ते जाना है कि क्यों लेता है। आपके दिमाग में आएगा कि ये जीरेंट क्यों लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि ये वर्ड सब अपने साथ साथ एक प्रेपोजिशन ले रहा है। और आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मैम ये देखो, ही इज फॉन्ड टू स्विम। आपके दिमाग में आएगा कि मैम जीरेंट भी तो नाउन होता है, तो एक मिनट के लिए पेंस डाउन करिए। जीरेंट भी तो नाउन होता है और इन्फिनेटिव भी तो नाउन होता है, बट प्रेपोजिशन के बाद ना, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है 2+V1 में, और जीरेंट भी तो नाउन होता है बस। लेकिन याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। प्रेपोजिशन के बाद ना जब भी आएगा जीरेंट आएगा, ऐसा नहीं लिखोगे। एक तो फॉन्ड वर्ड अपने साथ ऑफ लेता है, ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्विम, आ सकता है कि यहाँ भी तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, और इन्फिनेटिव भी तो नाउन होता है, बट प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना, वो जीरेंट वाला नाउन आता है। ये भी गलत। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ठीक है, तो ये कॉपी करो, सारा वर्ड्स का मीनिंग भी बता दिया, लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है, कंफ्यूजन। ये सब कॉन्फिडेंट के साथ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग डे एंड नाइट, शी केप्ट ऑन डूइंग द वर्क। ऑन लगाया ना, जहां भी प्रेपोजिशन आ गया और उसके बाद कोई वर्ब आ रहा है तो उसको आईएनजी बनाना। अभी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सब बता दिया है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बहुत सारा चीज बताने वाली हूँ। डिबार का मतलब होता है रोकना। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, उसको रोका गया रूम में घुसने से। कंफ्यूजन एरिया भी बताऊंगी जहां पे कंफ्यूजन होगा। ये सब वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है, ठीक है, ये हर वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है, और प्रेपोजिशन ले रहा है तो वो बाद में नाउन चाहिए ना, नाउन चाहिए, और ये नाउन किस फॉर्म में होगा? जीरेंट फॉर्म। ओके, आई प्रोहिबिटेड हिम टू एंटर द रूम, ये सेंटेंस रॉन्ग है। मैंने उसको रूम में रोकने से, मतलब रूम में एंटर का घुसने से रोका। जैसे आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द रूम, आई प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट का मतलब भी तो रोकना ही होगा। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम, आई डिबार्ड, डिबार का मतलब भी होता है बार लगा देना, रास्ता रोक देना। आई डिबार्ड हिम फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना। ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम, देखो सब वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम लेगा ही, बिना फ्रॉम के ये यूज नहीं होगा। तो आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम, और जब फ्रॉम आ गया तो इन्फिनेटिव तो नहीं लेगा ना। ओके, जब प्रेपोजिशन आ जाता है तो इन्फिनेटिव नहीं होता, तब जीरेंड होता है, तो उसको काट के लगा दे।
आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग द रूम। फिर देखो शी परसिस्ट टू डू द वर्क, मतलब वो अड़ी हुई है, मतलब परसिस्ट है कि वो इस काम को करेगी, परसिस्ट कर रही है, बोल रही है कि मैं इस काम को करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। और परसिस्ट वर्ड जब भी आएगा, परसिस्ट के साथ इन जरूर आता है, शी परसिस्टेड इन। और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया वहां पे इन्फिनेटिव होगा ही नहीं, जीरेंड होगा, जीरेंड। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, आप इसको लिखो, बता रही हूँ। यस, ये लिख लिया। अब हाँ, अब मेरे को एक चीज और बताना, अभी यहाँ पे मत लिखो, मैंने आपको, आपने वो लिखा, तीसरा ये लिखो आप, आई इंसिस्टेड। इंसिस्ट करना मतलब जोर डालना कि मैं वहां जाऊंगी, मैं ही वहां जाऊंगी। आई इंसिस्टेड टू गो देयर। और अभी आपने पढ़ा है कि जहां भी इंसिस्ट वर्ड रहे ना, इंसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ, ओके, इंसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ ऑन लेगा ही लेगा। कलर चेंज कर देते, हमेशा ऑन लेगा। और जहां पे इंसिस्ट वर्ड ऑन लेगा, प्रेपोजिशन आ गया, तो वहां पे तो जीरन चाहिए ना। तो आंसर क्या होगा, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, गोइंग देयर। ठीक है, हाँ। तो अभी आपने ये चीज पढ़ा कि परसिस्ट के साथ, अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे हमारे रॉन्ग कर सकते हैं। जो मेंस का क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ ना आज, पिछले साल मेंस का है शायद, पिछले के पिछले साल या पिछले साल का मेंस का पेपर होगा, उसमें ऐसे ही आया था कि क्लास में तो हमने पढ़ा है कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आएगा, और जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा तो उसके बाद तो नाउन चाहिए, जीरेंड के रूप में। ओके, जीरेंड के रूप में कोई नाउन चाहिए। ओके, चाहिए, चाहे परसिस्ट वर्ड हो, परसिस्ट वर्ड के साथ इन लगता है तो उसके साथ भी नाउन चाहिए जीरेंड के रूप में, जीरेंड के रूप में। और ये मैं बार बार आपको एक चीज बताते जा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मैंने लिखा, ही इंसिस्टेड ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन ऑनेस्टी। और फिर मैंने लिखा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला कि, बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रही हूँ ताकि आप भूलो ना। अब बोलोगे कि आपने तो बोला है कि इंसिस्ट वर्ड के साथ ऑन आएगा, ऑन आया भी है। और जब भी इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन आएगा ना तो बाद में एक नाउन चाहिए, तो नाउन तो यहाँ भी है। जब भी इंसिस्ट के साथ ऑन वर्ड आए तो नाउन चाहिए, तो नाउन तो यहाँ भी है। यहाँ मैंने आईएनजी नहीं लगाया क्योंकि ऑनेस्टी असली वाला नाउन है, भाववाचक संज्ञा, इसका आईएनजी नहीं बनाना। ठीक है, इसका आईएनजी नहीं बनाना, लेकिन इसका मुझे आईएनजी बनाना पड़ा क्योंकि गो वर्ब है ना, तो उसको मैं आईएनजी बना के ही जीरन लगाऊं। ओके, ये तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा आईएनजी आईएनजी मत लगाना, असली वाला नाउन है तो आईएनजी मत लगाना, अगर वर्ब है तब उसमें आईएनजी लगा के उसको नाउन बना। ओके, इंसिस्ट वर्ड रहे या इंसिस्टेड रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, मैंने जो आपको वर्ड लिखवाया है ना, इंसिस्ट वर्ड परसिस्ट वर्ड, मैंने प्रेजेंट में लिखवा दिया है, स्टॉप वर्ड, प्रोहिबिट वर्ड प्रेजेंट प्रेजेंट में लिखवा दिया है, बट ये पास्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, लागू है। इंसिस्ट, परसिस्ट, स्टॉप पास्ट में भी हो तो प्रेपोजिशन लेगा ही। अभी मुझे बताना है और कुछ बताया नहीं।
एक्चुअली मुझे बताना कुछ और था। देखो, मैंने आपको बताया ना, परसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ ऑन लेगा, इन लेगा, ये सब बताया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ही इंसिस्टेड दैट, उसने इंसिस्ट किया कि उसको वहां जाना चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क। ठीक है, एक ऑप्शन में था, ऑप्शन में ऐसा वाला सेंटेंस था। ओके, ही इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क। अब बच्चा हमारा थोड़ा सा, ये किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में था, अब बच्चा हमारा था कि मैम आपने तो बताया है कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आएगा, और जब भी ऑन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, तो बाद में नाउन आएगा। या तो वो असली वाला नाउन रहेगा, ठीक है, या तो जीरेंड वाला नाउन रहेगा। लेकिन इस वाक्य में तो ना ऑन आया है, ना कोई नाउन वगैरह आया है, इसलिए नहीं आया है। इस सेंटेंस को गलत मत समझना, ये भी सही है। इंसिस्ट के साथ जब नाउन रहेगा ना, तभी ऑन लगाना। नाउन रहेगा तभी तो प्रेपोजिशन लगाओगे, या इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन रहेगा तभी तो नाउन लगाओगे, या नाउन रहेगा तभी तो प्रेपोजिशन लगाओगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो सेंटेंस कैसा बना, यहाँ इंसिस्ट के बाद ऐसा सेंटेंस बना है ना कि एक कंजंक्शन आ गया। इंसिस्ट के तुरंत बाद एक कंजंक्शन आ गया, और जब कंजंक्शन आ गया तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते हैं ना, तब यहाँ पे इंसिस्ट के साथ ऑन मत लगाना। वैसे इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, बट ये सेंटेंस कैसा स्ट्रक्चर बना है ना, आप बोलोगे कि यहाँ ऑन लगाना, आईएनजी सब कुछ, ये सब करने का मन होगा। हम यहाँ इंसिस्ट के साथ ऑन नहीं लगा सकते। ऑन तो तब लगाते हैं जब बगल में कोई नाउन रहता, लेकिन यहाँ तो कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब है हम ऑन भी नहीं लगाएंगे, हम नाउन भी नहीं लगाएंगे, हम जीरेंड भी नहीं लगाएंगे, अगर बीच में कंजंक्शन आता। तो ये सही है, सही है, सही है। ओके, तो थोड़ा ये सब पे भी ध्यान रखना है। और अगर मैंने लिखा ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, तो यहाँ तो सही है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरेंड आ गया है, नाउन आ गया है, जीरेंड आ गया है, नाउन जीरेंड आ गया तो प्रेपोजिशन भी तो रहेगा। बट ये सेंटेंस ऐसा बना है ना, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया, तो कंजंक्शन का काम होता है ना सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़। ओके, बहुत जीरेंड है अभी। जनरली बच्चों से पूछता है कौन सा टॉपिक आपको रिवीजन चाहिए, तो उनका कहना होता है कि मैम नॉन फाइनाइट वर्ब में दिक्कत आती है, उसका क्वेश्चंस करवा दीजिएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही, अभी तो इन्फिनेटिव शुरू ही नहीं किया है। जीरेंड तो थोड़ा सा इजी भी है। अभी इन्फिनेटिव, पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव, पैसिव, पार्टिसिपल इजी है, पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं, खतरनाक इन्फिनेटिव है। आप सिली डाउट्स पे एंग्री नहीं होती है, यही आपको बेस्ट टीचर बनाता है। अरे मैं सारा गुस्सा अपने घर में छोड़ के आती हूँ, अपने बच्चों को डांट के आती हूँ, ताकि मैं अपने ये वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्यार से पढ़ा पाऊँ। कल मैंने आपको एक शीट डाला था, बनाया है उसको? जितना पढ़ाया है वही वाला शीट डाला था, कोई 40-50 क्वेश्चन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का डाला था, प्री और मेंस के क्वेश्चन दोनों मिक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का शीट डाला था। हाँ, तो उसको बना लीजिएगा, अभी नहीं, पता नहीं पूरे दिन क्या करते हो, पूरे दिन मैं पढ़ते रहती हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि आपको एग्जाम, तुम्हें एग्जाम देना है, सब लोग घर पे बोलते हैं, और आप लोगों को टाइम नहीं है।
उसको बना लीजिएगा। कोई भी चीज को ना मतलब पाइल अप करके नहीं रखना, तुरंत बना के खत्म। मतलब एक टास्क है जो मुझे करके खत्म करना, कर मन करे ना करे फिर भी कर तो लेना ही। बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो होना ही है। अगर बहुत ज्यादा सब करेक्ट हो जा रहा है इसका मतलब है कि दाल में काला है। 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। हाँ, आपका एक ही सब्जेक्ट है ना ये तो सही बोला है, आपका एक ही सब्जेक्ट है, क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ना तो पड़ेगा ही, हार्ड नहीं है। अगर हार्ड होता, वर्ब का तो टोटल 3 शीट दिया है, वो विकास ने ना सब डाल दिया हुआ। विकास ने सब एक साथ डाल दिया होगा, मैंने उसको एक ही डालने के लिए बोला था। वो वर्ब का 6-7 शीट है ना, वो सब मैंने उसको बोला कि एक ही डालो। उसको नहीं पता था कि वर्ब धीरे 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 शीट डालना है। वर्ब हार्ड नहीं था, हार्ड होता तो कहाँ से बोल रहे हैं 35 में 32 आया है। हार्ड था तो देख लीजिए। मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो आप ही लोग। सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका क्या है आप ही लोग हो। मीटअप है, आप लोग हो। कई कई लोग हैं ना मेरे फैमिली में। मैं नहीं बात करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। मंडे से फ्राइडे में किसी से नहीं बात करती, ठीक है। मंडे से फ्राइडे में किसी से बात नहीं करती हूँ, ठीक है। और आपकी बातों को ना आप मतलब आपका प्रॉब्लम या कुछ भी हो, सबसे ज्यादा आपकी मदर समझती है। तो मेरी मदर को पता होता है, शी कॉल्स मी ऑन सैटरडे या ज्यादा संडे। वो वैसे मुझे शाम में कॉल कर सकती है, बट वो मुझे नहीं करती है। वो जानती है कि कुछ कंटेंट का काम वाम कर रही होगी। सैटरडे संडे कॉल करके मैं अपनी मदर से बात करती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जिसको लगता है कि ये बात नहीं करती है, और हाँ बात नहीं करती है और मुझे टैग दे देते ये तो बड़ा एरोगेंट है। बट मैं एरोगेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट एरोगेंट। जो मेरे अगल बगल रहते हैं ना एरोगेंट, और किस बात पे एरोगेंस, किस बात पे। तो मैं कम बात करती हूँ मैं, क्योंकि मैं सैटरडे संडे बात करना चाहती हूँ। बाकी तो सिलेक्शन, हाँ, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन होता है। मीटअप आपका भी मोटिवेशन है और मेरा मोटिवेशन भी मीटअप ही होता है। ये हो गया। अब देखो ये वाला करवा दिया मैंने। यहाँ पे देखो शी इंसिस्टेड, यहाँ टू गो है ना। इंसिस्ट वर्ड के साथ कभी इन्फिनिटिव तो लगाने ही मत। यहाँ नाउन आ रहा है ना, इन्फिनिटिव भी तो नाउन है, बट इंसिस्ट वर्ड ऑन आता है, आईएनजी लगा दे। बट यहाँ पे यहाँ पे ऑन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में कंजंक्शन आ गया। इसको लिखना मत, लिखना मत। सारी सारी तारीफ सर लूट के चले जाते हैं आराम से। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या है, शाम में कुछ करना नहीं है। शाम में तो कुछ करना होता नहीं है उन लोगों का। रोज ऑफिस जाओ, ऑफिस में ऑफिस का काम हो जाता है। बट हम लोगों का होता क्या है कि काम खत्म होने के बाद भी रात में कंटेंट वगैरह का काम चला, सबसे बात कर करके ना वो तारीफ ले लेते हैं। ही इज सिक टू डू द सेम वर्क, मतलब एक ही काम कर करके वो थक गया है। ये देखो सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब होता है ना परेशान हो जाना, तंग आ जाना, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, सिक ऑफ, ठीक है। तो सिक के साथ ऑफ लगाना, ही इज सिक ऑफ। और सिक वर्ड के साथ नाउन लग रहा है ना, लेकिन ऑफ लगाना, ऑफ लगा के, और जब प्रेपोजिशन आ गया तो जीर्ण लगाना, ऑफ। बट आई एम सिक ऑफ लाइफ, ये तो असली वाला नाउन, असली वाला। इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ, सर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कहाँ से पता चल गया कि आपको सर बहुत अच्छे हैं? इतनी दूर से आपको पता चल गया कि सर बहुत अच्छे हैं? द स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट टू विन द रेस, स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट है कि हम रेस को जीतेंगे। और यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, और ऑफ लग गया तो हमेशा आईएनजी, इन्फिनेटिव नहीं, जीरन। ही इज बेंट टू हार्म हिज फ्रेंड, वो अड़ गया है कि वो अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। और बेंट वर्ड हमेशा अपने साथ ऑन लेता है,
ऑन ऑन, और ऑन आ गया तो आईएनजी। दे आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट के साथ, लकी के साथ इन, इन आ गया तो हैविंग। और एब्सटेन भी आता है। एब्सटेन का मतलब है, मतलब स्मोकिंग से दूर रखना। एब्सटेन वर्ड हमेशा, एब्सटेन वर्ड, रिफ्रेन भी याद रखना। रिफ्रेन, एब्सटेन हमेशा अपने साथ आईएनजी लेता, और मतलब प्रेपोजिशन लेता। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये भी है। अभी हमने क्या डील किया, पहला क्या फ्रेज किया था, सेकंड वाले में कौन कौन सा जिरेंड लेता है यही एग्जाम में आता है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने आपको दो प्रेपोजिशनल फ्रेज अलग से लिखवाया। मैं चाहती ना तो वो प्रेपोजिशनल वाला फ्रेज इसमें भी लिखवा देती, लेकिन अलग से इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये आता है एग्जाम। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो दो, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखवाया। फिर क्या आपको लिखवाया कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके साथ प्रेपोजिशन लगेगा, और प्रेपोजिशन के बाद तो जीरेंड आएगा ही। ये लिस्ट ऑफ था, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना है। कभी कभी, हाँ कभी कभी मुझे थोड़ा सा घमंड हो जाता है तो मैं सर को बोल देती, आपके जैसा आईबी ऑफिसर्स मैंने कितना सारा स्टूडेंट को बना के आईबी ऑफिस में भेज दिया है। कितने सारे हमारे इनकम टैक्स बना के भेज दिया है वो घमंड होता है। दैट इज नॉट घमंड, दैट इज अपने स्टूडेंट्स पे गर्व करना, गर्व करना अपने स्टूडेंट्स पे। कितना सारा मेरा स्टूडेंट यहाँ है, कितना सारा स्टूडेंट्स वहाँ है। एक बार गलत कुछ गाड़ी पार्किंग या गलत कुछ कर दिया था सर ने, मैं भी साथ में थी, साथ में थी। किसी को सड़क पे थोड़ी पता होता है कि आप क्या हो, आप अपने आप को ऑफिसर मानते हो, क्या हो, कुछ हो, वो सब कुछ नहीं होता है। अब पुलिस ने रोक दिया, पुलिस ने रोक दिया था, मैं भी साथ में थी। ओके, बोला कि पेपर्स वगैरह निकालिए अपना, कुछ था लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के समय की बात है। ओके, उस समय ना वहाँ जाना नहीं था, नोएडा साइड में कहीं 8-9 बजे के बाद ऐसा कुछ था। और साइड में रुका, सर को बहुत अच्छे से, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, सर को साइड ले जाता है वो सर को साइड ले जा रहे हैं और अपना कर रहे हैं, और मैं अंदर बैठी थी, उसने मुझे देखा नहीं। फिर मैंने देखा कि क्या कर रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है। फिर मैं गाड़ी से उतर के गई ना। उस दिन मुझे अपने आप पे इतना प्राउड फील हुआ ना, और अपने स्टूडेंट्स पे इतना प्राउड फील हुआ कि जब मैं गाड़ी से उतर के गई ना, तो जो ऑफिसर थे, वो मेरे, मतलब एक यंग, आप ही लोग के एज के थे, वो मेरे स्टूडेंट थे, जिसको कभी मैंने पैरामाउंट में जब पढ़ाती थी, जिसको मैंने वहां पे पढ़ाया था। तो हो गया काम इजी। मैम, उसने बोला कि मैम आपका जो शाम वाला 6 बजे का बैच चलता था ना, एमई, एमई मतलब इवनिंग वाला, मैं उसमें था, एमई 201 बैच में था। बताओ, दे आर फॉर्चुनेट। तो वही चाहती हूँ ना, जल्दी जल्दी आप लोग ऑफिसर्स बनो, और मैं और भी अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करूं। आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। ये लिख लिया है ना, लिख लिया है। दैट इज अ वेरी ग्रेट फीलिंग। एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगाना। उसी तरह रिफ्रेन आया,
ही रिफ्रेन्स, रिफ्रेन का मतलब भी है दूरी बनाना, ही रिफ्रेन्स फ्रॉम स्मोकिंग। नहीं नहीं, मैं नोएडा में नहीं रहती हूँ। ओके, ये हो गया। अब आओ, लिख लिया होगा, हाँ। अब अभी तो मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया आपको, अब जीरेंड और कौन कौन सा लेता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था यूज टू। जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था तो बताया था ना कि यूज टू मॉडल वर्ब भी होता है। यूज टू होना किसी चीज का आदी होना, यूज टू एक एडजेक्टिव है, ये यूज टू एज एन एडजेक्टिव भी बताया था। फिर है यूज टू, हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड का मतलब भी होता है किसी चीज का आदी होना। अकस्टम्ड, अभी लिखना नहीं, अकस्टम टू। अब बोलोगे कि मैम ये जीरेंड क्यों लेता है, पिछले वाला जो आपने करवाया चलो वो तो मान लिया जीरेंड लेता है क्योंकि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है जीरेंड के फॉर्म में, ये सब जीरेंड क्यों लेता है। एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब भी एकदम नशा होना किसी चीज का, तो ये सब भी अपने साथ जीरेंड लेता है। लेकिन ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव्स भी तो किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव भी तो नाउन की विशेषता बताता है ना। और नाउन आईएनजी बना दो, वर्ब को आईएनजी बना देते, जीरेंड बना देते, वो नाउन बन जाता है, नाउन बन जाता है। ओके, तो ये भी लिख लो, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ये भी अपने साथ जीरेंड लेता है। ये वाला अभी मत लिखना, ये इतना दूर लिखो, फिर मैं इसका कुछ अलग से करवाऊंगी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू, यूज टू मतलब आदी होना, किसी चीज का हैबिचुएटेड होना। एडिक्टेड का मतलब है किसी गलत चीज का नशा होना, एडिक्टेड टू ड्रग्स। अकस्टम का मतलब भी हैबिचुएटेड होना, हैबिचुएटेड का मतलब तो हैबिचुएटेड हो गया। और गिवन टू का मतलब भी होता है, गिवन का मतलब है देना, और गिवन टू का मतलब भी होता है एडिक्टेड होना, हैबिचुएटेड होना। टेक टू, प्रोन, प्रोन का मतलब भी होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होना। अवर्स का मतलब भी है पसंद नहीं करना। डिवोटेड टू, समर्पित होना। इट्स नो यूज, यहां तक आप लिखो। कल कुछ पॉइंट बच भी जाएगा जीरेंड का, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी कर लेंगे, और कल इन्फिनेटिव भी स्टार्ट करेंगे। देखो, ही इज एडिक्टेड टू, ही की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, ही को लत लग गई है गैमजुए की। एडिक्टेड टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, और नाउन बनाने के लिए इसको आईएनजी लगा। हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, बट यहाँ पे हम आईएनजी नहीं लगा रहे क्योंकि हार्ड वर्क असली वाला नाउन है। जो मैंने यूज टू में बताया था ना, ही इज यूज टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क असली वाला नाउन है, हार्डिंग मत करना। ही इज यूज टू, देखो यहाँ भी यूज टू एडजेक्टिव है, और यूज टू कब मॉडल होता है कब एडजेक्टिव होता है ये आपको बता ही दिया। ही इज यूज टू सुबह जल्दी उठने का आदी, ये वाला मत लिखो, अभी अभी ये मत लिखो, इसको तो अच्छे से करवाना। इट्स नो यूज, दूध उबल के गिर जाए, इट्स नो यूज भी जीरण लेता है, उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर मिल्क, स्पिल्ड मिल्क, ये तो एक कहावत है।
एक में आपको इंपॉर्टेंट चीज करवाना है आपको, ये कुडेंट और कांट हेल्प वाला एग्जाम का फेवरेट। इडियम नहीं है, प्रोवर्ब है। इडियम में तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है ना, प्रोवर्ब है, कहावत है। ओके, इसको इडियम मत बोलना, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत। जैसे ये इडियम है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अस्त व्यस्त। इडियम के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसीलिए उसको इडियम फ्रेज बोलते हैं। लेकिन ये एक कहावत है, इट्स नो यूज, यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब सब है, प्रोवर्ब है। टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स का जो वोकैबुलरी है ना, वो जरूरत से ज्यादा है, समुद्र मंथन जरूरत से ज्यादा है। ये वाला ना, ये एग्जाम का फेवरेट है, इसको मैंने हटाया हुआ है, ये बता रही हूँ। इतना दूर लिख लिया ना, इट्स नो यूज। दूध उबल के गिर जाए, रोने से कोई फायदा नहीं है, चिड़िया चुग गई खेत वाला। जब मौका खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी था तो आपने किया नहीं, ये चिड़िया चुग गई खेत वाला है। ये वाला रिपीट करिए, इट्स नो यूज। ये नो यूज वर्ड भी हमेशा, ये मुहावरे क्राइंग के साथ ही बना हुआ है, ये इडियम मतलब कहावत, इट्स नो यूज क्राइंग। अभी मेरे को कुड या ये लिख लिया है ना, ये वाला देखना, आपके प्रीवियस पेपर में आपको 5-6 बार रिपीटेड मिलेगा। और जब आप मॉक दोगे ना, मॉक में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन मुझे अक्सर डाउट ग्रुप, जब भी डाउट बैच लेती हूँ ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं होता, आप रॉन्ग कर देते हो। बट अब इसको ध्यान से पढ़ा रही हूँ, देख लेना और रॉन्ग मत करना। ओके, लिखवा रही हूँ। CHSL का एग्जाम है ना, CHSL वाले बच्चों के लिए ही तो मेरे से गलती हो गई थी थोड़ी सी, मैं मॉक में रह गई, मेरे को मैराथन्स कर देना चाहिए था। तो मेरी आत्मा कल जागी, तो मैंने आज मैराथन एक डाल दिया है। ठीक है, वैसे बहुत सारा पढ़ाया भी है बच्चा, उससे भी आज एक मैराथन, और कल एक एरर्स का मैराथन। और मैं सोच रही हूँ ना उन बच्चों के लिए, उसके बाद तो जुलाई आ जाएगा ना, 1 जुलाई, उस सोच रही हूँ कि सैटरडे को भी एक क्लास ले लूँ। सैटरडे को भी 11:30 बजे, वैसे मैं लेती नहीं हूँ, यूट्यूब ले लिया जाए तो काम हो जाए। एडिक्टेड मतलब लत लग जाना, किसी चीज की आदत लग जाना। फोन क्या, एडिक्टेड टू फोन, फोन की भी आदत हो जाती है। एडिक्टेड इज ऑल्सो हैबिचुएटेड, बट थोड़ा सा नेगेटिव सेंस। अब देखो, ये वाला सेंटेंस कांट हेल्प, ये लिख लो, ये आएगा एग्जाम। कुडेंट हेल्प, कांट का पास्ट टेंस, कुडेंट हेल्प। अब ये कब जीरेंड लेता है, कब इन्फिनेटिव लेता है, बताती हूँ। ये वाला अच्छे से लिख लीजिए और एकदम याद रखिएगा, और मॉक में गलत मत करिएगा। ही कुडेंट, कुड लगाओ या कांट लगाओ, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, सिर्फ टेंस का मतलब इधर उधर है, बट सेंस सेम है। ही कुडेंट हेल्प, ओके, he couldn't help but dash tears, वो अपने आप को आंसू बहाने से रोक नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पे टू शेड है, यहाँ पे शेड है, और एक है शेडिंग। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है,
और दूसरा नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा, यहीं तक रखूंगी। कल थोड़ा सा बचा हुआ है जीरेंड, जो मुझे लग रहा है 15-20 मिनट में जीरेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं कल इन्फिनेटिव भी स्टार्ट करूं। ही कुडंट हेल्प फ्रॉम डैश टीयर्स, और एक जगह है टू शेड, और एक है फ्रॉम शेडिंग। वो अपने आप को आंसू बहाने से नहीं रोक पाए। पहले इसको लिखो। अलग कैटेगरी में इसलिए रखा है कि एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन को अलग कैटेगरी में रखा था। ये एकदम समझ लेना है, नहीं समझ में आएगा फिर से कल पूछना है, बट समझना जरूरी है। देखो एक चीज याद रखो कि मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया है, मतलब थोड़ा सा पढ़ाया है। कल मैं इन्फिनेटिव और डिटेल में पढ़ाऊंगी। इन्फिनेटिव ना दो तरह का होता है। ये वाला आपने लिख लिया। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, कल मैं वैसे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इन्फिनेटिव। एक तो 2+V1 इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, और एक होता है बेर इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव का मतलब है इन्फिनेटिव का सेंस दे रहा है बट विदाउट टू, उसमें टू नहीं लगा है। जो विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव होता है ना, उसको हम बेर इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के साथ वाला को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम। जब हम इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे कि कब हम टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लगाते हैं, कब बेर वाला लगाते हैं। बस यहाँ पे बताना है कि बेर क्या है। ओके, जैसे मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क, और फिर मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, और दोनों सही है। कल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों सही है। ओके, दोनों सही है। यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन सा है? मैंने उसकी हेल्प की क्या करने में, काम करने में, तो ये इन्फिनेटिव है। बट ये कैसा वाला इन्फिनेटिव है? टू के साथ V1 वाला। और आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, तो इस डू को वर्ब मत मान लेना। हमारे पास तो वर्ब ये है, ये वर्ब, इसको वर्ब मत माने। यहाँ भी जा रहा है ना, क्या में हेल्प की, काम को करने में, तो ये बेर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? जिसमें टू नहीं लगा हो। तो ये वाला जो था, ये 2+V1 वाला इन्फिनेटिव था। ओके, 2+V1 वाला इन्फिनेटिव था। और ये वाला जो है ना, इसको मैंने बेर रखा है, बेर इन्फिनेटिव। और ये तो जीरेंड है, ये तो जीरेंड है। अब देखो, इसका दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। ही कुडेंट लिख लो, कुड लगा दिया ना। दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, वो अपने आप को आंसू बहाने से नहीं रोक पाया। दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट लगाया। ठीक है, बट वर्ड के बाद कभी जीरेंड आता ही नहीं। अब यहाँ पे फ्रॉम लगा है, फ्रॉम। जब भी फ्रॉम वर्ड आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन के बाद हम इन्फिनेटिव तो यूज, अच्छा मैंने फिर से फ्रॉम लगा दिया, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाना था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शेडिंग करके रखो। तो जब आपका प्रेपोजिशन आ गया ना, तो प्रेपोजिशन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा जीरेंड आता है, तो यहाँ पे शेडिंग लगे। ओके, प्रेपोजिशन के बाद तो शेडिंग लगेगा। ओके, लेकिन जब भी बट वर्ड आ गया, तब हम जीरेंड नहीं डालेंगे। ठीक है, और तब हम क्या डालेंगे? बट वर्ड के साथ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, बट वर्ड के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव लगाते हैं। और बट वर्ड के साथ ना, हम इन्फिनेटिव लगाते हैं बेर वाला, बगैर टू वाला, बगैर टू वाला।
ठीक है, तो आप इसको लिखो, फिर मैं अभी 3 सेंटेंस एक साथ लिखती हूँ इसको एक बार। बट वर्ड इन्फिनेटिव लेता है, बट बगैर टू वाला। जल्दी से, अब टाइम भी हो गया। अब मेरे को आपको ऐसा 3 सेंटेंस, इसके अलावा एक डाउट बैच में एक और क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, मैम इसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिखा आई कुडंट स्टॉप फ्रॉम शेडिंग टीयर्स, मैं अपने आप को आंसू बहाने से नहीं रोक पाई। एक स्टूडेंट ने डाउट बैच में ये भी भेजा था, आई कुडंट स्टॉप बट शेड टीयर्स, आई कुडंट स्टॉप। ये तो 2 मैंने पढ़ा दिया था, ये वाला नहीं पढ़ाया था, इसीलिए डाउट बैच में आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाते हैं तो टीचर को भी मौका मिलता है एक्सप्लेन करना। आई कुडंट स्टॉप शेडिंग टीयर्स। देखो एक चीज ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन आ गया कुडंट स्टॉप या कांट स्टॉप प्रेजेंट टेंस में, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना कि जब फ्रॉम लगा है ओके, उसके बाद जीरन लगाना। जब बट लगा है तो उसके साथ ऐसा भी लगा के दे देंगे, टू शेड वाला लगा के दे देंगे, ये वाला खास करके एग्जाम में लगा के ऐसे दे देंगे। शेड भी दोनों इन्फिनेटिव, बट वर्ड हमेशा इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन याद रखना कैसा वाला इन्फिनेटिव, टू के साथ वाला नहीं, बगैर टू वाला, तो ये वाला करेक्ट। तो आप बोलोगे कि मैम फ्रॉम लगा है तो जीरन लगाएंगे और बट लगा है तो बगैर टू वाला इन्फिनेटिव लगाएंगे, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, ना फ्रॉम लगा है ना क्या ना बट लगा है, तो उस केस में भी जीरन लगाना। I couldn't stop what shedding tears. फ्रॉम लगा है तो जीरन लगेगा ही, फ्रॉम नहीं भी लगा है, बट नहीं भी लगा है तो जीरन लगाना, अगर बट लगा दिया तो बेयर इन्फिनेटिव लगाना। ओके, he did nothing but play। हाँ, प्लेइंग नहीं होगा, प्ले होगा, इसको हम लोग इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहीं पे एंड करती हूँ, टाइम भी हो गया, ठीक है, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है, आज पढ़ाऊंगी लेट हो जाएगा। यूट्यूब पे ना पूरे 1.5 घंटा क्लास, मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटा क्लास यूट्यूब पे लगेगी। बिना फ्रॉम के आई कुड रॉन्ग नहीं, बिना फ्रॉम लगा रहे फिर भी आईएनजी लगाना, नहीं भी लगा रहे तो रॉन्ग नहीं, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन बच्चे ने भेजा, थोड़ा सा बोरिंग टाइप से ये सब होता है, ये वाला है ना, ये है बस, ये लास्ट है, ठीक है, ये जीरन का लास्ट है, तो थोड़ा फोन सही करवाना हो, ये जीरन का लास्ट है। ओके, कल मैं इसको फटाफट आते साथ इसको खत्म करूंगी, जिसमें एग्जाम का फेवरेट कहाँ गया, एग्जाम का फेवरेट ये वर्ड, इसको अच्छे से करेंगे। कुछ और वर्ड्स है जो अपने साथ जीरन लेते हैं, ओके, ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, फिर कल हम इन्फिनेटिव करें, ठीक है। इन्फिनेटिव में मुझे 2-3 दिन लगने वाला है, क्योंकि इन्फिनेटिव है, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव से जुड़ा आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ाना है। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है वो तो बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर पार्टिसिपल एंड किया जाए। हाँ, अब हम YouTube पे मिलेंगे, ठीक है। YouTube पे अगर आप वो कैप की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आज आप YouTube पे 11:30 बजे आ जाओ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले, ओके, आज YouTube पे आप आ सकते हो। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आया है, CHSL में, CHSL एग्जाम का मैंने स्टडी करने के बाद जो बार बार रिपीट हुआ है,